हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग एरोटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4, जो कि बिहार सचिवालय सहायक एवं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के लिए है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, मतलब कौन सा मिलान गलत है। तो पहला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन बोला गया है, तो ये आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको विली विली तूफान आता है। कौन सा? विली विली। ऑस्ट्रेलिया में विली विली तूफान आता है। ठीक है। दक्षिण पूर्व अमेरिका, तो ये सही है। दक्षिण पूर्व अमेरिका में आपको टोर्नेडो चक्रवात आता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून आता है। हिंद महासागर में चक्रवात आता है। मतलब ये तीन जो है ये सुमेलित है, मतलब सही है। लेकिन पहला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसमें हरिकेन दिया गया जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया में आपको विली विली तूफान आता है। तो असत्य कथन को चुनना था, आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला असत्य कथन हो जाएगा। हरिकेन आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो आपको हरिकेन जो है वो पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आता है। कहाँ पे? पश्चिमी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में आपको, आपने देखा होगा मैक्सिको और कैरिबियन की खाड़ी है उसके आसपास। मैक्सिको एवं कैरेबियन, कैरेबियन जो खाड़ी है उसमें आपको हरिकेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो आप देखेंगे शीतोष्ण मरुस्थल जो है आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेकर के जो आपका 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसमें आपको शीतोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक? कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच में। आर्कटिक रेखा के बीच में, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपको मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक अंटार्कटिक रेखा तक मिलेगा, क्योंकि मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है और अंटार्कटिक जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग कहते हैं। तो आप देखेंगे तो गोबी आपको कौन सा है? गोबी आपका शीतोष्ण है। पेंटागोनिया आपको शीतोष्ण है। नामीब जो है नामीबिया में पाया जाता है, ये भी आपको शीतोष्ण है। लेकिन सोनोरेन जो है ये आपका शीतोष्ण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सोनोरेन जो है आपका वो कहाँ पाया जाता है? ये जो है आपका, ये कौन सा है आपको? ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो उष्ण उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे तो 0 से 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में ये सोनोरन पाया जाता है और ये प्राय आपको मैक्सिको, ठीक है, एवं एवं यूएसए, मतलब अमेरिका में पाया जाता है। आपसे कोई पूछे पेंटागोनिया कहाँ पाया जाता है, तो पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। नामीब नामीबिया में पाया जाता है। गोबी मंगोलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? मंगोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप में बहती है। ये यूरोपियन नदी है। और डेन्यूब नदी जो है वो वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और ये प्रायः यूरोप के 10 देशों से गुजरती है एवं यूरोप के 5 देशों की राजधानी से भी होकर के गुजरती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यू गिनी। कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है इस चारों ऑप्शन में। यदि ऐसे देखा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस द्वीप का है, तो वो आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड। लेकिन इन चारों में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति आपको
कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। और करेवा भूआकृति जो है वो केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए? केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर मतलब सैफ्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सैफ्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कनारी। ठीक है, कनारी। बाकी सारा जो है आपको ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कनारी जो है आपका ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कहाँ पे? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और ये कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। क्यूरेशियो कहाँ पाया जाएगा? प्रशांत में। ठीक है, और क्यूरेशियो कैसी जलधारा होगी? तो ये गर्म जलधारा है। और कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। हम्बोल्ट के बारे में पूछा जाए तो हम्बोल्ट भी आपका कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। और किसमें? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कैलिफोर्निया भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है और ये भी आपको ठंडी जलधारा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है 2011 जनगणना के अनुसार वह है 918। कितना है? 918। और आपसे पूछे देश का लिंगानुपात कितना है, मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वो आपको हो जाएगा 943। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बिहार का लिंगानुपात 918, भारत का लिंगानुपात 943। अब देखिए, इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि शिशु लिंगानुपात क्या है? शिशु लिंगानुपात क्या है? किसका? तो बिहार का। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात आपको हो जाएगा 935। ठीक है, और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे ज्यादा पूछते शिशु लिंगानुपात तो वो हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, कितना? तो 1021। अब सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पे होगा? मुंगेर। ठीक है, और उसका कितना हो जाएगा लिंगानुपात? 876। 876। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, वो बताना है। तो पेनगंगा सहायक नदी है, वेनगंगा सहायक नदी है गोदावरी की, और इंद्रावती, ये तीनों जो है गोदावरी की सहायक नदी है। जबकि दूध गंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो बिहार में जो है आपका सदाबहार वन नहीं पाया जाता है। बाकी आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है और तराई वन पाया जाता है। सदाबहार वन जो है आपको विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा प्रतिवर्ष जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। हमारे बिहार में जो वर्षा है वो प्राय 115 सेंटीमीटर के पास रहती है, जिसके कारण से बिहार में आपको आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और हिमालय के तराई जो क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आपको तराई वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा में मिलती है। कहाँ पे? फतुहा में मिलती है। और पुनपुन की सहायक नदी आप कह सकते हैं तो फल्गु है। ठीक है, और वो कहाँ मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो वो फतुहा में मिलती है। आपसे पूछ दे यदि सोनपुर में कौन सी नदी मिलती है, तो वो आपका कौन सी हो जाएगी? सोन नदी। कौन हो जाएगी? सोन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार से। छोटा नागपुर का पठार से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है आपका कर्नाटक का है। ये ध्यान देंगे, ये ऑप्शन में नहीं है। तो आपका प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो सैंडल पीक है। कौन सा है? सैंडल पीक है, जो कि आपको नॉर्थ अंडमान में है, मतलब उत्तरी अंडमान में ये है। उत्तरी अंडमान में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल जो है आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितना हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में पूछे तो 10 डिग्री चैनल।
अब छोटा अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच में पूछे तो डंकन पास है। कौन सा है? डंकन पास। ठीक है, तो आप इस चारों को ध्यान में रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? जो रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया। किसको हरा करके? तो वो मुंबई को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद। ठीक है, आनंद। और वो प्रथम स्त्री कौन थी? तो भगवान बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। कौन थी? गौतमी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और आपको ज्ञात होगा कि महात्मा बुद्ध की माता का मृत्यु जो है वो इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिसके उपरांत महात्मा बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और प्रजापति गौतमी ही बौद्ध संघ में स्त्रियों के रूप में पहली महिला थी जिनका आगमन जो है या जिनको प्रवेश बौद्ध संघ में दिया गया। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है आपको नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आप बताएंगे सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा क्या किया गया था? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे सारनाथ में भगवान बुद्ध के द्वारा क्या किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्कान चहलगानी का निर्माण किसने किया? तो तुर्कान चहलगानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का एक शासक था एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, इसके द्वारा जो है तुर्कान चहलगानी मतलब 40 गुलाम सरदारों का समूह है जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया? तो तुर्कान चहलगानी का विनाश जो है किसने किया? बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दारा शिकोह कौन था? तो दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब का बड़ा भाई था एवं शाहजहां एवं मुमताज महल का पुत्र था। आपको पता होगा शाहजहां के द्वारा ताजमहल जो है मुमताज महल की याद में ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक जो है वो गेराल्ड अंगियार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्लियर है, और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। और ये किससे रिलेटेड है? वंदे मातरम जो है आपको याद होगा सन्यासी विद्रोह से इसका संबंध है। ठीक है, अब आप बताएंगे राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो राष्ट्रगान के लेखक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रगान है और इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र के द्वारा दी गई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है की शुरुआत 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको याद होगा इस समय हमारे 1835 में जब मैकाले का स्मरण पत्र किसे दिया गया? तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया, जिन्होंने इनकी अनुशंसा पर भारत में नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है,
नेक्स्ट है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा शहर जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपको याद होगा आगरा में ही ताजमहल है। ठीक है। अब सरयू नदी के किनारे कौन है, तो अयोध्या हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे कौन अवस्थित है, तो लखनऊ शहर अवस्थित है। गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर अवस्थित है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वाराणसी। ठीक है। पटना, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, और वो दोनों कहाँ पे है, ये दोनों आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वहीं महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपको यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा सर्च लाइट का प्रकाशन किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा, केसरी तथा मराठा, ये दो पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव जो है वो एओ ह्यूम थे। मतलब इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा। इनका पूरा नाम हो जाएगा एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये कौन थे, तो ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब, तो 1885 में। और इसका प्रथम अधिवेशन जो है आपको कहाँ होता है, बम्बई में होता है। कहाँ पे, बम्बई, या इसी को आप कह सकते हैं मुंबई। किनकी अध्यक्षता में, तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में। और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा, भारत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति के कारण जो है आपको ऋणी को लाभ होता है। किसको लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है। कैसे लाभ होता है, तो आपको पता होगा मुद्रास्फीति में जो वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। मतलब सेम पैसे में आपको मुद्रास्फीति के वक्त में कम सामान आप खरीद पाएंगे। ठीक है। तो उससे जो है वो ऋणी को लाभ होता है, जबकि ऋणदाता को हानि होता है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। ठीक है, कतर में किया जाएगा। जबकि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन आपको कहाँ किया जाएगा, तो कनाडा, ठीक है, USA एवं मैक्सिको, ये सारा जो है उत्तरी अमेरिका के कंट्री हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है फीफा विश्व कप जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर आपका जो है जूरिच में है, जूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है। तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत, तो अधिकतम प्रतिशत जो है आपको वो हो जाएगा मिजोरम में। लेकिन यदि आपसे पूछता किस भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा वनच्छादन कहाँ है, तो आपका सही आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा वनच्छादन का प्रतिशत पूछा है, तो वो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा सन 1976 में की गई थी। तो पहली जनसंख्या नीति के अंतर्गत आपको जन्म दर में कमी, ठीक है, साथ ही साथ विवाह की आयु को इंक्रीज करना, ठीक है, इत्यादि इत्यादि जो है निर्णय लिए गए। परिवार नियोजन भी इसमें शामिल था। ठीक है। अभी जो जनसंख्या नीति चल रही है वो जनसंख्या नीति 2000 वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट है भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो पहला देश जो है आपका वो नेपाल बन गया है। नेक्स्ट सर्वहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। देखिए सर्वहारी जंतु कहने का मतलब ऐसे जंतु जो मांस भी खाते हैं और साथ ही साथ शाकाहारी भी होते हैं।
मतलब वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, तो उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं वे? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है वो आपको किशनगंज में होती है। और किशनगंज में जो वर्षा होती है वो किसके कारण से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं निकल कर आती है उसके कारण से किशनगंज में अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आप बताएंगे औरंगाबाद में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो औरंगाबाद में। आपको बताना है कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। यदि आपसे ये पूछा जाता है तो बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला जो है वो गया है। ठीक है, वो गया है। बिहार का सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका पटना। मतलब सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ पे हुआ है? तो पटना में। नेक्स्ट है, कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? तो कवक द्वारा जो है दाद होता है। कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? दाद, दमा, खाज, खुजली इत्यादि जो है कवक द्वारा होता है। जबकि मिर्गी और लकवा जो है आपको तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। और लकवा जनरली क्या होता है, जब आपको उच्च रक्तदाब हो जाएगा या निम्न रक्तदाब होगा तब आपको लकवा की बीमारी होती है। टाइफाइड जो है दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ का सेवन करने के कारण टाइफाइड होता है। इसमें आपको अत्यधिक ज्वर होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो है वो आपको ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। जबकि आपसे पूछा जाता कि बीजों का अंकुरण किस परिस्थिति में होता है, तो आप बताते क्या? गर्म और आर्द्र परिस्थिति में। गर्म और आर्द्र परिस्थिति में बीजों का अंकुरण किस परिस्थिति में होता है? तो गर्म और आर्द्र परिस्थिति में। जबकि बीजों का संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो जैसे ही वैश्विक तापन होगा तो आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलेगा। बर्फ जैसे ही पिघलेगा तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। फसल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। द्वीपीय देशों को खतरा होगा, क्योंकि जैसे ही समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी तो द्वीपीय देश जो है वो डूब जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है आपको टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो यहाँ पे आप देंगे बाकी सारी चीज कांस्टेंट है और एल वेरिएबल है। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पे डिपेंड करता है? तो एल पे, मतलब लंबाई पे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, लंबाई। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलकार आकृति का कारण क्या है? देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण जो होता है वो सरफेस टेंशन होता है। मतलब द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके कारण से जो है लिक्विड अपने सरफेस को कम करना चाहता है। मतलब अपने सरफेस को कम करते हुए वो इसकी प्रवृत्ति होती है। मतलब अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? हमसे पूछा गया क्या बदलता है। जब वायु से कांच में जाएगा तो वहां पे आपको वेग परिवर्तित हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य दोनों परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। यदि पूछा जाए कि क्या अपरिवर्तित रहता है तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो आपका परिवर्तन नहीं होता है, बाकी तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो रासायनिक रूप से जो सूखी बर्फ है उसको हम लोग कहते हैं CO2। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अब आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो हम करते हैं प्रशीतक के रूप में, मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में। ठीक है। और साथ ही साथ आइसक्रीम बनाने के लिए, आइस क्रीम बनाने में हम लोग ठोस CO2 का यूज करते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है? इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव में बदले हुए। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बिना गैस में बदले हुए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा या खाने का सोडा। ठीक है। तो खाने का सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaHCO3। NaHCO3।
अब आपसे पूछा जाए धोवन सोडा किसको कहते हैं, धोवन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा, तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और इसका हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, अदिश मतलब स्केलर, स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मात्रा हो, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड हो डायमेंशन नहीं हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि संवेग, वेग और कोणीय संवेग ये तीनों जो है सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक निश्चित दिशा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्न में से कौन स्तनपायी है, तो चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, तीनों जो है वो स्तनपायी है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी, घटपर्णी जो है वो ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ की उर्वरकता कम होती है, जहाँ पे अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो घटपर्णी क्या करते हैं, वो वो मांसाहारी होते हैं, वो कीटभक्षी होते हैं, तो ऐसे कीट को वो खा जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु वो ऐसा करते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा घटपर्णी। आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आनुवंशिकी के जनक के रूप में आपको सर ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी का प्रयोग किस पे किया था, तो मटर पे किया था, किस पे, मटर पे किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है आपको कुल 28 अस्थियां होती है, जिसमें से आपको मस्तिष्क के चारों ओर जो है वो 8 हड्डियां होती है, ठीक है। और जो हमारा फेस है, फेस में 14 हड्डियां होती है, और बाकी सारे जो हड्डी है 14 8 22 हो गया, तो बचे 6, तो 6 जो है वो कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो पायरिडॉक्सिन जो है वो आपको B6 को कहा जाता है, विटामिन B6 को कहा जाता है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, तो राइबोफ्लोबिन, राइबोफ्लोबिन कहा जाता है। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के जो है रक्त के थक्काकरण में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। यदि लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है। देखिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर 1/f होता है, जहाँ पे f जो है f इन मीटर, f जो है क्या होता है, मीटर में होता है। तो हमें P कितना दिया है, 1, तो 1 बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 मीटर आ गया। तो 1 मीटर हमारा ये या ये हो सकता है, ठीक है, बाकी ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये दोनों नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है फोकस 1 मीटर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जब होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में निगेटिव होता है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, मतलब ऐसा कौन सा मिलान है जो सही नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 सही है, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A तो सही है, ये 51A में मिलता है हमें। आपात उपबंध भाग 20 ये गलत है, आपात उपबंध जो है आपको भाग 18 में मिलता है, अनुच्छेद कितना से कितना, आर्टिकल 352 से 360, ठीक है। और राजभाषा जो है आपको अनुच्छेद 17 में मिलता है। तो ये तीनों सही है जबकि ये गलत है, और गलत कथन को चुनना था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आपात उपबंध। संविधानेतर संस्था है, मतलब ऐसी संस्था जो संविधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है सन 1993 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है,
इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन जो है भारत में सन 1946 में आया था। क्यों आए थे? तो इनका मुख्य उद्देश्य था संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा का गठन करना। संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा का गठन करना। तो इसमें 3 लोग आए थे। उसको याद रखने के लिए ऐसे हम लोग रखते हैं CLA। C मतलब क्रिप्स, L मतलब लॉरेंस, ठीक है, और A मतलब अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर सदस्य कौन नहीं थे? तो लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, मतलब एवी अलेक्जेंडर थे। तो कौन नहीं थे? तो विलियम लॉरेंस नहीं थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, विलियम लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र जो है, अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को, भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो आप देखेंगे कि लोकसभा का, ठीक है, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। मतलब भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, जबकि स्थानीय निकाय के चुनाव की जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग की होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री BN राव को जाना जाता है। किसको? BN राव को जाना जाता है। अब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा की जो है चौथी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तब राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 57 की तरफ। सॉरी, ध्यान देंगे आप। ये इसका सही आंसर हो जाएगा C। इसका A नहीं होगा, C हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा की चौथी बैठक जो है वो 22 जुलाई 1947 को हुई थी, और इसी में आपको राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन जो है वो आपको सन 1952 के 3 अप्रैल को किया गया था। सन 1952 के 3 अप्रैल को किया गया था। अब राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो आपको हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, और इसका गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि जजों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है संसद के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा की गई, जो कि पूर्व से चले आ रहे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके बनाया गया था। लेकिन सन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने जो है वो है आपको वस्तुओं या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। क्या कहलाता है? इन सितु कहलाता है या स्वस्थाने। एक्स सितु कहलाता है उसके बाहर, मतलब मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र के बाहर वस्तुओं या जंतुओं का संरक्षण करना जो है वो एक्स सितु कहलाता है। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपको एक्स सितु कहलाएगा। ठीक है, इन सितु कहने का मतलब वस्तुओं या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1983 में। सन 1983 में। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है वो आपका
एक ग्रीन पीस क्या है, तो वो आपका हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस क्या हो जाएगा, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्लियर है। चलिए, इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम टर्डम एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहारी के संस्थापक कौन थे, तो बिहारी के संस्थापक जो है वो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बाबू महेश्वर प्रसाद थे। सच्चिदानंद के सिन्हा के द्वारा कौन सी लिखी गई, तो सर्चलाइट का संपादन किया गया। सर्चलाइट का संपादन किया गया था। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, तो यक्षगान जो है आपको कर्नाटक का नृत्य है। इस यक्षगान जो है कर्नाटक का नृत्य है। यक्षगान में आप देखेंगे कि शरीर के मूवमेंट के द्वारा जो है अपने विचारों को दर्शाया जाता है। ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था, ताम्रलिप्ति जो है आपको पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर राज्य में स्थित है। ठीक है। इसका ये जो है एक प्राचीन काल में प्रमुख बंदरगाह और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, तो कायदे आजम के नाम से जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को खान को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है वो राजघाट है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका बैठक का आयोजन जो है आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है, तो अजंता की गुफाएं जो है अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और यहाँ पे आप प्रायः देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे लिपि का संरक्षण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है, तो सबसे ऊंची मस्जिद जो है आपको वो सऊदी अरब सबसे ऊंची मस्जिद जो है आपको वो मिस्र में है। मिस्र के कहाँ पे, काहिरा में। मिस्र के काहिरा में। और सबसे ऊंची मस्जिद का नाम क्या है, तो सुल्तान हसन मस्जिद। क्या है, सुल्तान हसन मस्जिद। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज का सेट 4 को कंप्लीट किया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।